9th ऑफ योर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेट 2। जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 कराया था तो मैंने आपको न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कराया था। ऑल्सो मोमेंटम, इनर्शिया, इन सभी क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस कर लिए थे। बट जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। So let's start the session with the question number 1. A wooden block is slided over a surface. A student puts weight on the block. What happens to the reading of the spring balance? कोई भी वुडन ब्लॉक है जो किसी भी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, क्लियर। कोई भी एक स्टूडेंट है जो ब्लॉक पे वेट रख देता है। So you have to answer what happens to the reading of spring balance. जो spring balance है उसकी रीडिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Actually, the reading of spring balance increases as force required to pull the block increases. जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वेट रखा है ब्लॉक पे, जो ब्लॉक पे वेट रखा है दैट इज जो ब्लॉक है उसका वेट इंक्रीज हो गया, तो वेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको पुल करने के लिए वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। Thereby, the reading of spring balance increases as the force required to pull the block increases, clear. Next question is, while riding on the bicycle, if we stop paddling, why does the bicycle begin to slow down? जब भी हम बाइसिकल पे राइड कर रहे होते हैं तो जैसे ही हम पैडलिंग स्टॉप करते हैं तो जो बाइसिकल है उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? This is because the cycle begins to slow down because of force of friction acting in the opposite direction. क्लियर है? बाइसिकल में क्या होता है, जब भी हम बाइसिकल पे राइड कर रहे होते हैं तो हमें जो ग्राउंड है उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्लियर। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें पैडलिंग करनी होती है। जैसे ही हमने पैडलिंग स्टॉप करी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्लियर। That the bicycle begins to slow down because of the force of friction acting in the opposite direction. Next question is, a balloon is inflated and released. Why does it fly forward as air escape out of it? किसी भी बलून को इन्फ्लेट किया गया फर्स्ट, देन उसे रिलीज करा गया। जैसे ही उसमें से एयर एस्केप आउट हुई वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। You have to answer why. Actually, it is because the reaction force of air pushes out the balloons and it pushes the balloons in forward direction. That is, जो reaction force है air की, जो balloon से force से अपना जो air है वो escape out हुई, ठीक है, balloon से, तो balloon से जो air escape out हो रही है वो क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी। रिएक्शन फोर्स की वजह से जो बलून है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अभी जो रॉकेट प्रोपल्शन है उसमें भी सेम होता है, जो गैसेस होते हैं, जो फ्यूल्स की गैसेस होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सेम यहाँ पे जो एयर है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से जो बलून है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, does Newton's third law apply to a system where bodies do not actually touch each other? क्या जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ है उन सिस्टम्स के लिए भी अप्लाइड रहती है जहां पे जो बॉडीज रहती हैं वो एक दूसरे को टच ना करें? Then yes, whenever the bodies are in actual contact or even if there is an interaction between the bodies, Newton's third law is applicable. हर जगह पे जहाँ पे बॉडीज एक्चुअल कांटेक्ट में हो या फिर उन बॉडीज के बीच में सिर्फ इंटरेक्शन हो, दैट इज वहां पे वो एक दूसरे को टच ना करें, सिर्फ उनमें इंटरेक्शन हो, तभी भी जो न्यूटन्स की थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल होती है। जैसे आपने मैग्नेट्स में देखा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल रहते हैं मैग्नेट्स के, तो वहां पे भी आप देख सकते हो वहां पे भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई की जाती है, तो वहां पे भी न्यूटन्स की थर्ड लॉ एप्लीकेबल रहती है, क्लियर। दैट नो मैटर whether the bodies are in actual contact or in the interaction, they will be followed. I mean to say Newton's third law will be applicable on these bodies, clear. Next question is, which law can explain the process of recoil of gun? recoil of gun का जो process है उसको कौन सी law explain कर सकती है? So we have discussed it that Newton's third law can explain the process of recoil of gun, क्योंकि recoil of gun में एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं,
जैसे ही ब्लड फायर होती है एक्शन परफॉर्म होता है, तो जो ब्लड फायर होती है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाती है गनमैन पे, जिसकी वजह से जो मतलब गन पे लगाती है, जिसकी वजह से जो गनमैन होता है वो बैकवर्ड पुश फील करता है। तो वो एक्शन और रिएक्शन कहाँ पे यूज होते हैं, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ में ही यूज होते हैं। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the third law of motion, action and reaction force act on the same body or different bodies। आपको ये बताना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं वो सेम बॉडी पे एक्ट करती है या डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। ऑब्वियसली they act on the different bodies in opposite direction। Clear that according to the Newton's third law of motion, action and reaction forces always act on different bodies in opposite direction। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई की जाती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रनर passes the ground with his feet before he starts his run। Identify action and reaction in this situation। कोई भी रनर होता है कि वो ग्राउंड को पास करता है then with his feet before he starts his run। A runner passes the ground with his feet before he starts his run। Identify action and reaction in this situation। Clear। तो आपको ये बताना है जब उसने रन स्टार्ट किया उससे पहले जो रनर है वो क्या करता है, इट passes the ground। So you have to identify action और reaction कौन से परफॉर्म होते हैं इस सिचुएशन में। So the thing is, when a runner passes the ground, action is done by his feet and the reaction is produced by the ground। As a result, runner moves forward। क्या होता है, जब भी कोई रनर पास करता है ग्राउंड को तो क्या होता है, एक्शन होता है, दैट इज उसके जो फीट्स हैं उनसे एक्शन क्रिएट होता है एंड रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राउंड, और जो ग्राउंड है वो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट रनर मूव्स फॉरवर्ड, और इसी में क्या होगा, जो रनर है वो फॉरवर्ड मूव करता है। सिंपल है, यदि ग्राउंड उस पे फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड, यदि पर्सन ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड उस पे अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। तो यदि जो रनर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है ग्राउंड को, तो क्या होगा, ग्राउंड उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और जो रनर है वो अपनी रेस को कंटिन्यू कर सकता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेट मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद में जो गन है और बुलेट है उन दोनों का नेट मोमेंटम क्या रहता है। एक्चुअली द नेट मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दैट इज 0 बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। फायरिंग के बाद में जो नेट मोमेंटम रहेगा गन का और बुलेट सिस्टम का वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, दैट इज 0 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे एक्ट नहीं हो रही है। क्लियर that the net momentum of gun and bullet system after firing is equal to the initial momentum, that is 0 because no external force is acting। Next question is, why does the plane rider fall forward when brakes are applied। जब brakes apply होते हैं तो हमारा plane rider जो होता है वो forward क्यों गिरता है। Actually during the ride, plane rider and driver are in a state of motion। Clear है, जब राइड चल रही है चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो बाइक राइडिंग हो तो क्या होगा, जो प्लेन राइडर होगा और जो ड्राइवर है दोनों स्टेट ऑफ मोशन में है, राइट। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, द बॉडी ऑफ प्लेन राइडर कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन जब भी कोई ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो जो प्लेन राइडर है उसकी बॉडी मूव फॉरवर्ड करेगी, कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी। वो मोशन में क्यों रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रहेगी। Therefore the plane rider falls forward, और इसीलिए क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो प्लेन राइडर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। क्योंकि जब ब्रेक्स अप्लाई हुए तो नो मैटर जो बाइक है या हॉर्स है उसने ब्रेक्स अप्लाई कर लिए, वो रेस्ट पोजीशन में आ गया, लेकिन जो हमारा प्लेन राइडर है ही विल कंटिन्यू टू मूव। वो क्या करेगा, वो मूव करना चाहेगा, वो अपनी मोशन की जो डायरेक्शन है, जो मोशन है उसकी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, दैट इज वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई होगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई होने की वजह से ही द प्लेन राइडर विल फॉल फॉरवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कैन अ स्मॉल मास सच एज अ ब्लड किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। ऐसा क्यों होता है, अभी देखो एक
ब्लड जो होती है इतनी छोटा सा सब्सटेंस होता है, इवन देन वो एक पर्सन को किल कर सकता है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? It is so because even if the mass of the bullet is small, it moves out of the gun with a very high velocity, due to which the momentum produced is high. बेशक जो बुलेट है उसका जो मास है वो काफी स्मॉल होता है, लेकिन जब वो गन से बाहर आती है, उससे फायर किया जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो काफी हाई होती है। वेलोसिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो भी हाई होगा। The high momentum of the bullet exerts a large force and kills a person. अब जब मोमेंटम हाई है तो क्या होगा, हाई मोमेंटम जो होगा बुलेट का वो लार्ज फोर्स क्रिएट करेगा। लार्ज फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे रिलेटेड रहती हैं। Actually, action and reaction forces acts on two different bodies having same magnitude but opposite in direction. जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होती है वो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होती है, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है, और क्या होती है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, दोनों फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। क्लियर दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। Next question is why does a boat tends to leave the shore when passengers are alighting from it? जभी भी किसी बोट से जो पैसेंजर्स हैं वो अलाइट करते हैं तो जो बोट है वो अपने शोर को लीव करते हुए क्यों दिखाई देती है? It is because when the passengers alight from the boat, they push the boat in the backward direction. जब भी पैसेंजर्स बोट से अलाइट होते हैं तो वो बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। As a result, boat has a tendency to slip back into the water. इसी की वजह से क्या होता है, जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, that is वाटर में स्लिप बैक हो सकती है। This difficulty is usually overcome by the boatman by binding the boat to some rigid support. और ये जो डिफिकल्टी है इसको ओवरकम कैसे करता है बोटमैन, जो बोट है उसको एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू बाइंड कर देता है जिसकी वजह से वो वाटर में स्लिप बैक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ वॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था जो वॉकिंग है उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होती है, तो आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे वॉकिंग में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होती है। सो एक्चुअली व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड और रोड, जब भी हम किसी ग्राउंड पे या रोड पे वॉक करते हैं, आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जो फुट है वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, दैट इज वहां पे एक्शन अप्लाई किया हमने, एंड द ग्राउंड पुशेस आउट फुट फॉरवर्ड। और जो ग्राउंड होगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और जो फुट है उन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। क्लियर, दैट इज हमने क्या किया, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया और ग्राउंड ने हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, एंड thus the forward reaction force exerted by the ground on our foot makes us walk forward। इसीलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के थ्रू एक्सर्ट होती है उसी के थ्रू जो हम जो पर्सन्स हैं वो इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्लियर that when we walk on the ground or we can say road, our foot pushes the ground backward and the ground pushes out foot forward. Clear? Thus the force reaction, I mean say the forward reaction force exerted by the ground on our foot makes us walk forward. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट किया। न्यूमेरिकल्स नहीं, आई मीन टू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।